दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि अमित शाह साहब जो है संसद भवन के अंदर नया कानून लेकर आए। पुराने कानून को चेंज करके नया कानून लाया और इस कानून को ऐतिहासिक करार दिया। कहा कि अब भारत को उसका असली कानून मिल गया है। पहले आप सभी आईपीसी की धारा जानते थे, लेकिन अब अमित शाह साहब ने बीपीसी कर दिया। पहले इंडियन पिनल कोड हुआ करता था, लेकिन अब भारत पिनल कोड हुआ। तो इसको लेकर अमित शाह साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि अब जो है देश में अपराध कम हो जाएगा, न्याय सबसे पहले मिलेगा, इनजस्टिस पहले होता था लेकिन अब जस्टिस होगा। ऐसी तमाम चीजें देखने सुनने को मिली। लेकिन एक कानून जो है वो हिट एंड रन कानून था, जिसको लेकर अमित शाह साहब की जबरदस्त तरीके से, केंद्र सरकार की जबरदस्त तरीके से ड्राइवरों ने नाक में दम कर दिया। फिर इस कानून पर विचार करने को लेकर जो है रोक लगा दिया गया। इस कानून पर अभी अमल नहीं किया गया। लेकिन आपको बता दें कि जो हमारी केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है, उस कानून के नाम पर ये अंग्रेजों से भी कितना ज्यादा खतरनाक कानून है, इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील के जरिए किया जा रहा है। दोस्तों, एक आर्टिकल के जरिए वो बता रहे हैं कि ये जो अमित शाह साहब का कानून है, मोदी साहब का जो कानून है, मोदी जी का जो कानून है, वो कितना ज्यादा और खतरनाक हो चुका है। उस पर मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगी कि कैसे ये खतरनाक है और इस 3 नए आपराधिक कानून में का जो विधायक पास हुआ है, इसको अब जो फॉलो किया जाएगा वो आम लोगों पर कितना असर करने वाला है। अंग्रेज का कानून बता बता कर नया कानून तो आप लोगों के ऊपर लाद दिया गया, हम लोगों के ऊपर लाद दिया गया है, लेकिन ये कानून बहुत खतरनाक है। ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और मानव अधिकार नेता जो है, कार्यकर्ता जो है, वो इस पर अपनी पूरी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, 3 नए आपराधिक कानून जो अब कानून बना दिया गया है, इस आधार पर उचित ठहराने की कोशिश की है कि मौजूदा कानून जो है उपनिवेशिक तो था ही, बदला गया कानून भारत विरोधी भी था। लेकिन पुराने कानून से तुलना करने पर पता चलता है कि नए कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश कानून की तुलना में कहीं ज्यादा प्रतिगामी और कठोर कानून है। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले चुके नए कानून विपक्ष के निलंबित 186 सांसदों की अनुपस्थिति में संसद भवन द्वारा पारित करवा दिया गया। ये मान लेना कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सभी कानून, खासकर आपराधिक न्याय शास्त्र के क्षेत्र में, जन विरोधी और मानव अधिकार विरोधी थे, ये गलती होगी। अंग्रेजों ने आपराधिक कानून के कुछ सिद्धांत विकसित किए थे जो समय की कसौटी पर खड़े उतरे, और यही कारण है कि आजादी के बाद कई मौजूदा आपराधिक कानून भारतीय संसद ने भी अपनाए। वास्तव में ब्रिटिश काल से लेकर आधुनिक भारत तक वक्त के साथ आपराधिक कानून संरक्षण में कैसी गिरावट आई है, इसका अध्ययन करने से सुप्रीम कोर्ट के ये वकील को पता चला है कि भारत में कानून निर्माण पहले से ही बाधित आजादी को कुचलने के लिए एक ऐसे डिजाइन की ओर तेजी से उन्मुख हुआ है जो अत्यंत दमनकारी कानून साबित हो रहा है या होगा। तीनों नए कानून इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आगे उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून महज कानून के कुछ शब्द नहीं है, ये इसे कहीं ज्यादा न्यायिक व्याख्या द्वारा बहुत सोची समझी जो है साजिश के तहत अपनाए गए शब्द हैं। जब कानून को यंत्रवत और जैसे तैसे बदल दिया जाता है तो न्याय शास्त्र का व्यापक सोच भी कानून के साथ लॉप हो जाता है। कानून निर्माताओं द्वारा कानून बदलने का एक अनियमित निर्णय कानूनी लड़ाई के इतिहास ही को खत्म कर देता है, आखिरकार जैसा ही मौजूदा मामले में देखने को मिल रहा है। कानून में आकस्मिक बदलावों का यह अध्याय कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। यह अतीत की अच्छाइयों को नष्ट और वर्तमान को दिग्भ्रमित करता है। इस मामले में जो बात बहुत साफ है वो ये है कि सब, जी हाँ, वो ये सब करने के पीछे सरकार की मंशा देश में मानव अधिकार संरक्षण का ताना बाना नष्ट करने, नागरिकों को नियंत्रण करने, उन पर दमन करने के लिए अपनी शक्तियों को अपारमित करने की जो है वजह से ये कानून लाई गई है। आईपीसी की धारा 124A में उत्कीर्ण यानी कि राजद्रोह कानून को ही ले लीजिए, जिसकी शुरुआत ही होती है
जो कोई भी शब्दों से राजद्रोह कानून बोलने की आजादी पर कठोर घातक यानी कि दंडित करता है। इसे असहमति, विशेषकर अहिंसक असहमति को आपराधिक घोषित करने के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश शासन के तहत राजा के खिलाफ इस्तेमाल किए गए कड़े शब्द अपने आप में राजद्रोह के आरोप और जेल में लंबे समय तक कैद की सजा का पात्र बनाने के लिए पर्याप्त थे। 1968 में इसके बदलाव की उम्मीद थी, जब सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने केदारनाथ मामले में अपना फैसला सुनाया और प्रिवी काउंसिल से असहमत होते हुए कहा कि महज शब्द चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हो, बिना किसी हिंसा के देशद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। राज्य के विरुद्ध विद्रोही, हिंसा के साथ साथ उकसाने वाले शब्द आरोप को स्थापित करने के लिए जरूरी थे। इस निर्णय के बावजूद सैकड़ों पत्रकार, छात्र, कार्यकर्ता और अन्य लोगों पर मुकदमा चलाया गया। यही कारण है कि एक साल पहले भी, जी हाँ, यही कारण है कि एक साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के सभी मुकदमों पर रोक लगा दी थी। तो ये सरकार क्या कर रहा है? इसने राजद्रोह शब्द के प्रयोग को हटा दिया। इसके बाद पुरानी धारा यानी कि राज्य के खिलाफ अपराध धारा 152 को नए आवरण में दोबारा सामने लाती है और उसकी शुरुआत को बरकरार रखती है। यानी यहां भी बात शब्दों से शुरू होती है, जो कोई शब्दों से, जी हां, जो कोई शब्दों से, यानी भले ही हिंसक कृत्य नहीं हुए हो, अकेले शब्द ही अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त होंगे। अभिव्यक्ति की आजादी और बोलने की आजादी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में दी गई है। एक अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा है। जाति आधारित आरक्षण की आलोचना के आरोप में प्रतिबंधित फिल्म ओरे ओरू ग्राम थिले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में अपने फैसले एस रंगराजन बनाम जगजीवन राम में कहा था कि प्रदर्शन और जुलूस की धमकी या हिंसा की धमकियों के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना जो है वो नहीं जा सकता है। कोर्ट की पीठ ने फैसले में साफ तौर पर लिखा था कि राज्य खुली चर्चा और खुली अभिव्यक्ति को रोक नहीं सकता है, भले ही उसमें उसकी नीतियों के प्रति कितना भी विश्वमन ना किया गया हो। अदालत के अनुसार जनहित को वास्तविक खतरा फिल्म की सार्वजनिक स्क्रीनिंग से नहीं, बल्कि राज्य द्वारा बचाव योग्य आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों से पैदा होते हैं। यही कारण है कि नए कानूनों का जो है सबसे कठोर हिस्सा भाषण और असहमति को दबाना हुआ है। आगे वो कहते हैं कि ब्रिटिश कानून के तहत किसी आरोपी को, जी हाँ, ब्रिटिश कानून के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था। ये पुलिस लॉकअप ही है जहां अत्याचार होता है। यहां तक कि अंग्रेज भी समझते थे कि यदि अत्याचार कम करना है तो पुलिस हिरासत को न्यूनतम रखना होगा। अब सरकार ने पुलिस हिरासत को 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिनों तक बढ़ाने वाला एक स्वदेशी कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। दुनिया के किसी भी देश में इतना व्यवहार कानूनी प्रावधान नहीं देखने को मिलेगा जितना इस नए कानून में देखने को मिल रहा है। ये समझते हुए कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद की अवधि का उपयोग पुलिस द्वारा यातना देने के लिए किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डीके वसु मामले में डीके वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 में गिरफ्तारी या हिरासत में स्थिति में पालन किए जाने वाले बुनियादी दिशा निर्देश तय कर दिए थे। इनके अनुसार गिरफ्तारी की स्थिति में पुलिस को गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तारी का स्थान, तारीख और समय बताना होगा। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति को भी सिग्नेचर करने होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुलिस के लिए यह आम बात थी, कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती थी और कई कई दिनों तक यातना देते रहती थी। पुलिस कस्टडी के नाम पर उनको टॉर्चर किया जाता था। फिर आरोपी के बाद की किसी तारीख में गिरफ्तारी दिखाकर पेश करती थी ताकि उसके शरीर पर चोट का कोई निशान रहे भी तो गिरफ्तारी के पहले का प्रतीत हो या साबित नहीं किया जा सके कि उसे पुलिस कस्टडी में इस कदर यातना पहुंचाई गई है। लेकिन अब इसको 90 दिन का कर दिया गया है। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति
कि हर 48 घंटे में एक सार्वजनिक अस्पताल में जांच होनी जरूरी थी और इसका एक मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करना था। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार का मेमो और मेडिकल रिकॉर्ड भी एफआईआर के साथ मजिस्ट्रेट को भेजने थे। कोर्ट का दिशा निर्देशों को हर थाने के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना था। ये सारे दिशा निर्देश नए कानून में अब ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए नए कानून यातना को बढ़ावा देने वाले कानून को जो है इन्होंने ऐतिहासिक करार दिया है। जनता की शिकायत ना लेने और गंभीर अपराधों खासकर विशेष ताकतवर लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने की पुलिस की आम प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने ललिता कुमारी मामले में, जी हां, एक मामला था ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार 2013 में फैसला देते हुए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अब इन तमाम चीजों को केंद्र सरकार ने बदल दिया है। अदालत ने एफआईआर तुरंत दर्ज करने का आदेश देते हुए पुलिस का वो बहाना खारिज कर दिया कि एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं की गई क्योंकि वो प्रारंभिक जांच कर रही थी। नए कानून में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत प्रारंभिक जांच कराने का सामान्य नियम बना दिया था। आखिरकार आतंकवाद के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के प्रावधान को सामान्य आपराधिक कानून में बदल दिया गया। नकल का कारण ढूंढना मुश्किल नहीं है। हर तरफ से अत्यंत खतरनाक बताए जाने वाले यूएपीए में भी 2 सुरक्षा उपाय थे जो जांच अधिकारी यानी कि आईईओ की शक्तियों को सीमित करते थे। और अब सबसे पहले आईईओ को सबूत इकट्ठा करने के बाद सरकार से मंजूरी लेनी होती थी और उसके अभाव में अभियोजन आगे नहीं बढ़ सकता था। दूसरा, एकत्र किए गए सबूतों का आकलन करने को और एक रिपोर्ट बनाने के लिए अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को सक्षम अधिकारी के तौर पर नियुक्ति किया गया था, जिसे तय करना था कि क्या ये अभियोजक आतंकवाद के आरोप के साथ आगे बढ़ने चाहिए या नहीं। इन दोनों सुरक्षा उपायों को पूरी तरीके से लागू हुए बिना मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन ये दोनों सुरक्षा उपाय भी नए कानून में मौजूद नहीं है, इनको भी हटा दिया गया है। यानी एक अत्यंत गंभीर कानून 2 जरूरी सुरक्षा उपायों के बिना लागू कर दिया गया है, जो नए कानून को 2 गुना सख्त बना देता है। इस तरीके से इन तमाम कानूनों को जो है और ज्यादा कठोर बना दिया गया है। अब समझने वाली बात है कि ऐतिहासिक कानून की जो गुणगाथा गोदी मीडिया के जरिए गाई जा रही थी, क्या वो ऐतिहासिक है? क्योंकि जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के ये वरिष्ठ वकील के जरिए कहा जा रहा है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखकर पूरी जानकारी साझा की है, उसमें ये साफ तौर पर पता चलता है कि अंग्रेजों से भी बनाए गए कानून जो है और ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।